जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सेम यही हालात इस वक्त चल रहे हैं कि अब हमें तमाम भारतीयों को यही करना चाहिए कि बहुत खामोश रह लिए, बहुत जुल्म सह लिया, बहुत नफ़रतें देख ली, बहुत मॉब लिंचिंग देख ली, बहुत बंटवारे देख लिए, बहुत हिंदू मुस्लिम देख लिया, बहुत दलित देख लिया, बहुत सरदार देख लिया। इस वक्त हमें सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, हो सकता है वो मेरे दिमाग से बाद में निकल जाए, कि इस वक्त जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि फेसबुक पे टोटल आरएसएस की पकड़ है, अंबानी की पकड़ है, टोटल का टोटल ये जो फेसबुक है या सोशल मीडिया है, इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। इवन मेरा पेज अमन रिजवी के नाम से जो मेरा पेज है वो ब्लॉक है बिल्कुल। मैं वहाँ पर लाइव नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए मैं अकाउंट पर लाइव आ रही हूँ। मेरे ही एक भाई हैं, भाई जैसे हैं, भारत न्यूज़ 91 मेहताब भाई हैं, उनका पेज इतना ज़बरदस्त चल रहा था, इतनी ग्रोथ में चल रहा था कि जब वो लाइव करते थे तो एक वक्त में 1900 लोग देखा करते थे, और आज उनका पेज बुक की ऐसी की तैसी मार दी है कि 3 या 4 लोग लाइव देख रहे हैं। तो ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म का आखिर है, ये हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। और ये एक फेसबुक पेज का नहीं बता रही मैं आपको, ये बहुत सारे पेज के साथ चल रहा है। तो आपको इसके लिए कैंपेन चलाना होगा, आपको इसके लिए आवाज़ें उठानी होंगी, आपको बताना होगा कि इस तरह चल रहा है। और आरएसएस अब हमें फेसबुक पे आगे आकर टारगेट कर रही है, हमारी ये वाली आज़ादी भी छीन रही है। अगर आपको याद हो, फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, जब उनकी बेटी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना फेसबुक का जो 99% है वो सारा मैं गरीबों को दे दूंगी। तो ज़रा भाइयों मालूम करो, कहीं उन्होंने ये डोनेशन आरएसएस को तो नहीं दे दी थी कि भाई तुम रख लो बाद में लौटा देना। अब आरएसएस उनको लौटा रही हो तो कंडीशन अप्लाई कर रही हो, क्योंकि आरएसएस वालों की जो नफ़रतें वो इसी तरह चल रही हैं, वो इसी तरह बदतमीजियाँ चल रही हैं, वो इसी तरह टेरर मचा रहे हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग जो हक़ का साथ दे रहे हैं, हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, इवन हम वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो आप सबको इसके लिए यूनाइटेड होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज की बहुत सारी न्यूज़ हैं, जैसे मैं रोज़ाना आपसे बोलती हूँ कि अगर हमें कोई इस वक्त 1 साल से हमारे साथ ये चल रहा है, कोई दुख भरी खबर ना मिले तो हमें नींद नहीं आती, हमें लगता है ला क्या हो गया कि हमें कोई दुख भरी न्यूज़ नहीं मिली। तो आज जो मीडिया चला रहा था, जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो चल रहा था आरिफ तन्हा ने अपना जुर्म कबूला कि उसने जो जामिया में दंगे हुए थे उसमें बसें जलाई थी। अब आप जामिया दंगों को लेके चलें कि जामिया में जो जुल्म करा था, डायरेक्ट पुलिस ने जो कातिलाना हमला करा था, ये वाली बात है, दिसंबर की बात है, ये 14, 15, 16 के इन दिसंबरों के बीच की बात है कि जब पुलिस वालों ने यहाँ पर कातिलाना हमला करा था, स्टूडेंट्स को ऐसे मारा था, कोई आतंकवादी को भी नहीं मारता। लाइब्रेरी में घुस के मारा था, बहुत बुरी तरह मारा था, इवन 4-5 स्टूडेंट्स मर गए थे, जिसकी सोशल मीडिया ने कहीं से कहीं तक बात लीक ही नहीं करी, बताया ही नहीं। और आपको कमाल की बात, ये वाली बात बताऊं, जब वो वाली बसें जल रही थी वो जामिया कैंपस में नहीं चली थी, वो जामिया से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर आगे जाके इन्होंने आग लगाई थी, खुद इन लोगों ने ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही लगाई थी। और कमाल की बात है, अगर आप मनीष सिसोदिया को जानते हो, जो आप पार्टी के नेता हैं और मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट पे पोस्ट करा था, वो वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें दिल्ली पुलिस वाले बुझी हुई बसों को, बसें खड़ी हुई हैं, उन पे कंटेनरों में जाकर पानी डाल रहे हैं। अब वो पानी था या थिनर, ये आप डिसाइड करें कि जब बसें खड़ी हुई हैं, आराम से खड़ी हुई हैं, और दिल्ली पुलिस वाले कंटेनरों में भर भर के डाल रहे थे, सीटों पे डाल रहे थे, सब तरफ डाल रहे थे, उसके बाद बसों में आग लगा दी गई। तो ये सारा का सारा मनीष सिसोदिया ने खुद कहा था कि बसों को आग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, और सारा ठीक रहा। 3 किलोमीटर दूर जामिया स्टूडेंट पर थोप दिया गया। वही वाली बात है भाई, पुलिस का डंडा जब चलता है तो कुत्ता भी अपना आप को चूहा बोलता है। जब पुलिस का जुल्म चलता है, जब ये थानों में नाखून उखाड़ेंगे, आप पे इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे, आपके पार्ट ऑफ बॉडी पे, प्राइवेट पार्ट्स पे मोम टपकाएंगे, पेट्रोल डालेंगे, आग लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अरे मैं अमन रिजवी कह रही हूँ, अगर मुझे पुलिस टॉर्चर करे तो मैं कह दूँ हाँ महात्मा गांधी की कातिल मैं हूँ, मैं बोल दूंगी। जबकि जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था, मेरे पापा भी शायद पैदा हुए होंगे जब,
तो इतना जुल्म ये करती है दिल्ली पुलिस। और आपको पता है, आप सबको पता है कि पुलिस का कोई भी बयान, पुलिस का कोई भी स्टेटमेंट जो ये जेल में तड़पा तड़पा कर टॉर्चर कर लेती है, वो वैल्यूएबल नहीं होता कोर्ट में। कोर्ट में वही बयान वैल्यूएबल होता है जो वहाँ पर जाकर बंदा बोलता है। लेकिन ये मीडिया को चिल्लम चिल्ली मचानी है, मीडिया को चिल्लम चिल्ली मचानी है, और ये मचा रहा है। तो आप सबको इसके लिए आगे आना होगा, आपको बताना होगा कि जामिया में स्टूडेंट्स पे जुल्म हुआ था, जामिया में पुलिस द्वारा आतंकवाद हमला हुआ था, पुलिस ने मारा था तड़पा कर। इवन मुझे, ऐमन रिजवी, मैं जामिया की स्टूडेंट नहीं थी, मैं बाहर थी, मेरे भी 2 डंडे लगे थे, मैं भी गिरी थी, पुलिस ने मुझे भी मारा था। लेकिन मैंने ये वाली बात ना किसी को बताई थी कि जब गोली वालों को इंसाफ नहीं मिला था तो डंडों वालों को क्या इंसाफ मिलता। मैं गिरी थी और उस वक्त मैंने थोड़ी देर खड़े होकर स्ट्राइक करा था, क्या मुझे घर वापसी करनी चाहिए, क्या मुझे घर जाकर बैठ जाना चाहिए, क्या मुझे चुप बैठना चाहिए, या मुझे फिर आवाज़ उठानी चाहिए इस सिस्टम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ। और मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया था, ऐमन रिजवी अगर तू आज घर बैठ गई तो ये लोग तुम्हें घर में घुस घुस के मारेंगे। तो 13 दिसंबर से आज का दिन है कि मैं घर में नहीं बैठी, मैं हर जुल्म पर बोलती हूँ, मैं हर बात पर वीडियो बनाती हूँ, मैं हर जगह जाकर इंटरव्यू लेती हूँ और देती हूँ, और हर तरह का मैं जुल्म पे बोलती हूँ। चाहे मेरे पे हमले हो, मेरे पे 7 हमले हो चुके, रेप की मुझे धमकियाँ, सब तरह की धमकियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपकी लगातार आवाज़ बनी हुई हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मेरे अंदर ज़िंदगी है मैं इसी तरह बेबाक आपकी आवाज़ बनी रहूँगी। अब हम आते हैं दीपक चौरसिया की तरफ। आमिर खान का जैसा, सॉरी बल्कि जामिया को ही आते हैं। जैसे आपने जामिया को देखा, जामिया 1 साल से बंद पड़ी हुई है, जामिया यूनिवर्सिटी 1 साल होने वाला है बंद पड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए इन्होंने कितने ज़बरदस्त चालाकी करी है कि इन्होंने रैंकिंग निकाली है, इंडिया की रैंकिंग के जामिया नंबर 1 पर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 2nd पर, JNU 3rd पर, AMU 4th पर। तो ये आपको बावला बनाया गया है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया है ताकि आप बेवकूफ़ बन जाएं। आप ही सवाल करें, जिस वक्त यहाँ पर पुलिस आतंकवादी हमला कर रही थी और बीजेपी के सारे चिद्दी चोर नेता कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर आतंकवादी पढ़ते हैं, मुजाहिद पढ़ते हैं, जिहादी पढ़ते हैं, मुल्लियाँ पढ़ती हैं, ये पढ़ते हैं, तो अब कैसे इसमें ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो गई? अभी तो साल भी नहीं गुजरा, अभी तो जामिया खुली भी नहीं है। तो आप इनकी चालाकी समझिए, क्योंकि जामिया की जो वीसी है नजमा, वो RSS की दलाल है, RSS की एजेंट है। इवन जामिया की वीसी, JNU की वीसी का वीसी और AMU का वीसी, ये तीनों के तीनों RSS के एजेंट हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जामिया नंबर 1 पर है क्योंकि इनका एजेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते कि जामिया नंबर 1 पर है, जब आप आतंकवाद के नाम पर यहाँ पर स्टूडेंट को ऐसे मार रहे थे? वो क्लिप आप सबने देखी होगी और वो देखी नहीं जा रही। 10-10, 20-20 पुलिस वाले, वो वर्दी वाले पुलिस वाले, नहीं मालूम वल्लाह आलम कि वो ओरिजिनल थे या नकली थे, क्या थे, और वो लाइब्रेरी में घुसकर उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को मार रहे थे जो पढ़ रहे थे, कैमरे तोड़ रहे थे, बसों को जला रहे थे, बाइक्स तोड़ रहे थे। यही उन्होंने पार्ट 2 जाकर AMU में करा, यही JNU में करा और यही जामिया में करा। तो ये ड्रामा करना कि नहीं भाई आरिफ तन्हा ने अपना जुर्म कबूल लिया, तो वो कोई भी कबूल लेगा। वो आप, अगर मेरी पूरी फैमिली मर जाती है किसी हादसे में और आप मुझे मार के कहें कि मैंने अपनी फैमिली का कत्ल करा है, तो मैं शायद उस टॉर्चर से बचने के लिए बेबर्दाश्त हो जाएगा, तो हाँ मैं कह दूंगी हाँ मैंने अपनी फैमिली को खुद मारा है। तो इस वक्त यही हाल चल रहा है कि टॉर्चरिंग की हद कर रखी है, ये खुद ही जिन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको ही मुजरिम बना रहे हैं। अब हम आते हैं आमिर खान की तरफ। मैंने आमिर खान को कल भी डिस्कस करा था। आमिर खान किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आमिर खान हिंदुस्तान का ही नहीं, इंटरनेशनल सितारा है। आमिर खान की मूवीज़ हिंदुस्तान में नहीं देखी जाती, इंटरनेशनल देखी जाती हैं। और आमिर खान एक वाहिद एक्टर ऐसा है जिसकी मूवीज़ चाइना में चली। दबंग, सॉरी क्या नाम था उसका, इसकी एक मूवी आई थी जिसमें इसने पहलवानी को दिखाया था, वो मूवी चाइना में भी चली थी, जिसका डायलॉग था हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। तो अब आमिर खान की फिल्म की शूटिंग थी टर्की में, जहां पर ये तैयब उर्दुगान की वाइफ से मिलते हैं और मिलने के बाद ये गोदी मीडिया के मरोड़े उठने शुरू हो जाते हैं, बल्कि मेरी नज़र में तो लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। दीपक चोर रसिया, दीपक चोर और रसिया, चोर तो है और रसिया आवारा को कहते हैं। तो ये जो ठरकी दीपक चौरसिया है, इसके मरोड़े उठे, इसने गद्दार कहा। दीपक चौरसिया किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप इसको जानते हैं। जब ये शाहीन बाग आता था, कहता था हाय मुझे मारा, शाहीन बाग में मारा पीटा, ये ड्रामे करता था। तो ये पक्का वाला झूठा मक्कार है, ये आमिर खान को बदनाम करता है, ये इनको बदनाम करता है। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जवाब दे कि फिल्मों का टैक्स कहाँ जाता है, तुम ही तो खाते हो।
तो वो आमिर खान को मुसलमान समझ के टैग करना बंद करो, क्योंकि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह और भी जितने ये मुसलमान नहीं है, ये एक्टर हैं और एक्टिंग का कोई मजहब नहीं होता। इनके घर में ब्राह्मणियाँ हैं सबके घर में। तो ये मुसलमानों के नाम पर तुम ये जो रायता फैला रहे हो इसको बंद करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो, क्योंकि तुम बेनकाब हो रहे हो और इंशाल्लाह होगे। अब हम आते हैं अब मैं आती हूँ शहजाद अली की तरफ। शहजाद अली जिस तरह आपने देखा, शहजाद अली क्या है, शहजाद अली को जैसे दिखा रहे हैं कि शहजाद अली शाहीन बाग का लीडर था, चला रहा था। मैंने परसों ही बाइट दी थी, मैंने परसों ही इंटरव्यू में बोला था कि अभी ऐसे और ज़्यादा चिद्दी चोर आएंगे, चवन्नी चोर आएंगे जो ईमान फरोश होंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। तो 2-3 और आ गए, एक कोई तबस्सुम हुसैन है और 2-4 चिद्दी चोर हैं, और ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय मुस्लिम कौंसिल से ये मेंबर थे। और ये शहजाद जो है ये समाजवादी में भी गया था, चिद्दी चोर, चवन्नी चोर। अब ये समाजवादी पार्टी में गधा था, कुत्ता था, बिल्ली था, क्या था, किस पोस्ट पे था ये नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी कह रही है हाँ भाई शाहीन बाग ये चला रहा था। तो किस तरह ये शाहीन बाग चला रहा था, आप खुद सवाल करें। कहाँ आपने देखा, किसी ने देखा? हाँ, ये शाहीन बाग चला नहीं रहा था, ये शाहीन बाग से इंफॉर्मेशन चला रहा था। ये शाहीन बाग में आरएसएस का एजेंट था, ये मुखबिरी कर रहा था। जैसे आपको याद हो 26 जनवरी पे शाहीन बाग में झंडा फहराया गया था, उस वक्त एक तखमीना लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त वहाँ पर 5 लाख लोग जमा थे। तो 5 लाख लोगों में कम से कम 1500 आरएसएस के एजेंट भी रहे होंगे। तो उन्हीं में ये शहजाद अली और तबस्सुम हुसैन ईमान फरोश औरतें होंगी जो ये बीजेपी में जाकर बिक गई हैं, और बीजेपी इनको ऐसे दिखा रही है, ऐसे प्रमोट कर रही है मानो मोदी अपनी पोस्ट खाली करेगा और ये डायरेक्ट जाके वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो वजह साफ है, ये दिखा रहे हैं कि देखो हम शाहीन बाग वालों को टैग नहीं कर रहे, शाहीन बाग जो बैठा था सही बैठा था, हम तो स्टूडेंट्स को कर रहे हैं जो इस सारे दिल्ली दंगों में शामिल थे। आप देखिए कि शाहीन बाग से अभी तक किसी को इन्होंने उठा पटक नहीं करी। सारे जितने स्टूडेंट उठाए या तो वो एमयू के उठाए या जेएनयू के उठाए या जामिया के उठाए, क्योंकि इनको पता था कि ये शाहीन बाग में जो इनके दलाल घुसे हुए हैं उनको बाद में खरीदेंगे और शाहीन बाग को कैश कराएंगे। तो शाहीन बाग पे जो आरएसएस के एजेंट थे उन्होंने मुखबिरी करी, उन्होंने ड्रामा करा, अब उनको बना रहे। अब आप ही सवाल करें, जब शाहीन बाग इतना बुरा था, जब शाहीन बाग अब तुम्हारी नज़र में इतना अच्छा हो गया, तो अमित शाह कैसे बाबरपुर में बोल रहा था जब दिल्ली में इलेक्शन थे कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में जाए। शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान बोला गया, जिहादी बोला गया, आतंकवादी औरतों का अड्डा बोला गया। तो अब ये शाहीन बाग इतना अच्छा कैसे हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी तुम मान रहे हो कि तुम खुद आतंकवादी हो, तुम आतंकवादियों को लेते हो। तो ये सारा ड्रामा है, और मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, कोई भी काम ऐसे नहीं करते, बहुत लंबा होमवर्क करते हैं। बेशक ये जाहिल हैं, अंगूठा छाप हैं, व्हाट्सएप एजेंडे से पढ़े हुए हैं, लेकिन भाई जैसे होमवर्क बड़े अच्छे करते हैं, होमवर्क बड़ा तबियत से करके लाते हैं, बड़े सही से छाप के लाते हैं। तो इनका जितना आईटी सेल है वो बड़े अच्छे से होमवर्क उसने करा, और जितने ये ईमान फरोश वहाँ पर उतरे हुए थे आरएसएस के एजेंट बन के, अब वो एक के बाद एक बीजेपी में कुत्ते बिल्ली की पोस्ट पा रहे हैं। कोई बड़ी पोस्ट नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि शाहीन बाग को टैग करना है कि देखो हमने शाहीन बाग के लोगों को लेना शुरू कर दिया, शाहीन बाग के लोग थे। ऐसे ही मैं कल से आप शर्मा जी के नाम से बता रही हूँ, हालांकि मुझे रोना भी आया था, मैं इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, मेरे भी दिल है, जज्बात हैं, तो मैं भी रो देती हूँ। तो मैंने आपको शर्मा जी के बारे में बताया था कि शर्मा जी ने मेरे बारे में मुझे एक्सपोज करा, मेरे लिए वीडियो बनाई, और इवन उन्होंने वो वीडियो जब मैं कल लाइव पर आई तो उन्होंने हटा भी दी, परसों ही लाइव पर हटा दी थी। अब मैं आपको बताऊंगी वो शर्मा जी कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो शर्मा जी शाहीन बाग में रहते हैं। वो चलाते हैं मोहम्मद अरबाज के नाम से यूट्यूब चैनल, और उनके 4,95,000 फॉलोवर हैं, और 101% सारे मुसलमान हैं। तो आप इतने गाफिल हैं कि वो आरएसएस का एजेंट जो शर्मा जी है, और आगरा का शर्मा जी का बेटा है, उसका अब्बा स्कूल चलाता है, उसकी बहना स्कूल चलाती है, प्योर पंडित है, प्योर पंडित, प्योर शर्मा जी, और आरएसएस का एजेंट है। और आप कितनी अंटा गफील कौम है मुसलमान कि बिल्कुल ही नशा करके पड़े हुए, आपको नहीं पता वो आपके शाहीन बाग पे रह के आप पे प्याज काट रहा है शर्मा जी, और आपकी मुखबिरी कर रहा है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खाने खा रहा है, और आप उसे अरबाज भाई समझकर प्रमोट कर रहे हैं।
तो ऐसे पता नहीं कितने शर्मा जी आपके बीच में होंगे, कितने आरएसएस के एजेंट आपके बीच में होंगे, आपके महल्लों में होंगे, जो आपकी पल पल मुखबिरी कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे। और बल्कि मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि मुसलमानों होश में आ जाओ, होश के नाखून लो। अब अगर मस्जिदों में इमाम रखो तो पूरी छान पटक करके रखना, कोई भरोसा नहीं कि ये मौलवियों की आड़ में आरएसएस के एजेंट आप इम्प्लांट कर दें अपनी मस्जिदों में। तो पूरा डेटा, पूरा उनका खानदान का शजरा निकाल के अब इमामों को रखना शुरू करो, क्योंकि ये आरएसएस आपके बीच में घुस चुकी, ये मुसलमान बन के घुस चुकी, ये उन चिद्दी चोरों, उन ईमान फरोश मुसलमानों को खरीद के आपके बीच में उतर चुकी है। तो कमियां हमारे अंदर हैं जिनको आपको दूर करना पड़ेगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि ये भारत इन चड्डीधारियों का नहीं है, और मैं शुरू से ये भी कहती चली आ रही हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम है, लेकिन इस वक्त इसको फॉलो करने वाले मोस्टली जो हैं वो ईमान फरोश होते जा रहे हैं या मुनाफिक होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में पिट रहे हैं और पिटेंगे, अभी हम और पिटेंगे, क्योंकि हम मुसल्लह ईमान नहीं हैं। हम अहमदीन, मोहम्मदीन, नूरुद्दीन, अलादीन, फलादीन करके नाम वाले रह गए, बहुत कम हम मुसलमान बचे हैं, नाम वाले मुसलमान रह गए। ना हमें हलाल की तमीज़, ना हमें हराम की तमीज़, ना हमें ज़कात की तमीज़, ना हमें सदक़े की तमीज़, ना हमें रोज़े का पता, ना हमें नमाज के अरकान पता। बस हम भेड़ों की तलक़ीद में चले जा रहे हैं, हवस एक का चार, चार का आठ बनाने के चक्कर में। अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और सामान 100 बरस का भर रही है ये मुसलमान कौम, इसीलिए बर्बाद हो रही है। तो आपको छान पटक करनी होगी, आपको दिमाग की बत्तियां जलानी होंगी, आपको अपने महल्ले में सर्च करना होगा कि कोई भी नया लोग आए उसके शजरा निकालो, कौन है, कहीं वो शर्मा जी तो नहीं है, क्योंकि ये आपके बीच में घुस चुके, घुसपैठ शुरू हो चुकी। 4 लोग अभी तक मुसलमान बन के आरएसएस के एजेंट पकड़े जा चुके जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अभी और भी निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे जिनको आपको तलाश करना होगा, उनके लात मार के उनको हटाना होगा, उनको वहीं भेजना होगा जहाँ की वो पैदाइशें हैं। सबको लात मार के नागपुर भेजिए, अपनी गफलत को ख़त्म करिए। हम दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दें कि उसने हमारा बुरा करा, उसने हमारा बुरा करा। हमारा किसी ने बुरा नहीं करा, अपनी कौम का हमने बुरा करा। हम अगर सही से चल रहे होते, हम अगर अल्लाह को सही से मानते, हम अगर लोगों के हक सही से दे रहे होते तो आज हमारे पे इतना जुल्म ना होता। हम मुखबिरों को जगह दे रहे हैं, हम मुखबिरों को दोस्त बना रहे हैं, हम मुनाफिकत पे उतरे हुए हैं, सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और सर्च करना पड़ेगा। आपको कोई भी मशकूक मुसलमान आपको नज़र आता है तो तू है कौन, बता तू कौन है और कहाँ से आया और क्या तेरा मकसद है। नहीं तो आप तिल तिल करके मारे जाएंगे, पल पल करके मारे जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे पहले कह रही हूँ, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ फूट डालो, आंदोलन करो। अंग्रेज़ों वाली रणनीति है, जैसे अंग्रेज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल्स, यही ये कर रहे हैं कि आप में फूट डलवाते हैं और हुकूमतें करते हैं। तो आपको इसी तरह एक्टिव होना पड़ेगा, आपको इसी तरह एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरह आप आवाज़ें उठा रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, सब पर, ऐसे ही आप उठाइए उन लोगों के लिए जो दिल्ली दंगों में उठे, जो जामिया से उठे, जो एनआरसी में उठे। डॉक्टर कफील के लिए जिस तरह आपने आवाज़ बुलंद करी, आपने उनको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया, इसी तरह आप उन तमाम लोगों के लिए बनाइए जो आपके लिए, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, जेलों में आपकी वजह से हैं वो। आप तहरीक चलाइए उनके लिए। संजीव भट्ट के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि संजीव भट्ट, वो तो बेचारे मुसलमान भी नहीं थे, वो तो मुस्लिम नेम भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोला, उन्होंने मोदी की असलियत बताई, उन्होंने बताया कि गोधरा कांड फर्जी हुआ था, सारा तो प्री प्लान हुए थे। तो ये हुकूमत आपकी दुश्मन है और आज संजीव भट्ट जो है वो जेल में है। आपको ये, क्योंकि भारत इनके बाप का नहीं है, ये भारत इनकी अम्मा जहेज में नहीं लाई थी, ये भारत आपका है, हमारा है। और आपको उन लोगों की जिनके फेसबुक पे जबरदस्त चल रहे थे और उनको स्लो कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत न्यूज़ 91, उनके एक दफ़ा में लाइव को 1800 लोग देखा करते थे और आज इतनी बुरी कंडीशन है कि 3 दिन से उनको 3 लोग लाइव देख रहे हैं, 4 लोग लाइव देख रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज उसको बंद कर दिया गया, मैं वहाँ पर लाइव नहीं आ सकती। तो ये हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। अगर हम अभी नहीं जागे, आप यकीन करिए हम कभी नहीं जागेंगे। ये हमें घरों में घुस घुस कर मारेंगे।
जिस तरह मैं आपको मैं पता नहीं कब से मैं बता रही हूँ, यूए के बारे में बता रही हूँ, आपको इजराइल के बारे में बता रही हूँ, आपको मुसाद के बारे में बता रही हूँ, आपको क्या नाम है न्यू ऑर्डर के बारे में बता रही हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बताऊँ, शायद आपको ना पता चली हो। मुसाद के जो चीफ हैं, मुसाद के चीफ जो हैं यूसी कॉन, मुसाद के चीफ यूसी कॉन जो हैं वो यूएई के दौरे पर हैं, यूएई के दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी बिजनेस डील चल रही है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगे। अब ये तीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या कहिए कि न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर कह लीजिए या कह लीजिए कि एडवांस डेमोक्रेसी, यानी वहाँ पर जो बादशाहत है वो एज इट इज़ रहेगी और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी। डेमोक्रेसी में सारा का सारा उनके लोग इम्प्लांट कर दिए जाएंगे, सारा का सारा इजराइल के हाथ में हुकूमत आ जाएगी और इजराइल ग्रेटर बन जाएगा। पूरी दुनिया को ये कैप्चर करने के चक्कर में है और उसके लिए गद्दारी पहले सऊदी अरब से शुरू हो चुकी है। सेम ब्रिटेन वाला हाल होगा, बादशाहत ऐसी चलती रहेगी, इलेक्शन होंगे, सब कुछ होगा। तो ये सारा का सारा हमें हर तरफ से बर्बाद करा जा रहा है, हर तरफ से हम बर्बाद हो रहे हैं। चाहे हम मुसलमान हैं, हम तो दुनिया में पिट ही रहे हैं, हर जगह से बर्बाद हो रहे हैं। और अगर हम भारत में हैं तो भारत में हमें आरएसएस तो मार ही रही है, प्लस हम वैसे भी खतरे में हैं कि चाइना हमारे पे हमला कर रहा है, नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, भूटान हमें आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है, बर्मा हमें आंख तो गरज ये सारे मुल्क हमारे दुश्मन होते चले जा रहे हैं। और वजह कौन है? सिर्फ एक बंदा, आरएसएस कहिए या हमारा चाय वाला चौकीदार कहिए। तो इस वक्त आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आप सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। इस भारत को बचाने में आपके पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, इस भारत को बचाने में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। तो इस वक्त सबको, दलित समाज को, सरदारों को, ईसाइयों को, जितनी भी कम्युनिटी है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और आप यकीन करिए हम जीत के बेहद करीब हैं, क्योंकि कहते हैं जो खाली बर्तन होता है वो तेज बचता है। तो ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले नंगे हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए एक के बाद एक ड्रामे कर रहे हैं। जिस तरह आप यूपी में देखिए कि यूपी में कितना टेरर चल रहा है, वहाँ गुज्जरों का एनकाउंटर करके मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, रेप रेशियो इतना ज़्यादा हो गया कि हर दूसरे दिन एक तो रेप होता है, नॉर्मली रेप हो, उल्टा रेप के बाद इतना गंदगी से वो रेप कि जलाया जा रहा है, भूना जा रहा है, आंखें फोड़ी जा रही हैं, दिल गुर्दे निकाले जा रहे हैं। तो यानी इनके नरभक्षियों के इतने हौसले भर चुके हैं, क्योंकि ये इंसानों की सरकार नहीं है। इस वक्त भारत की सरकार जो है वो नरभक्षियों के हाथ में है। तो ये 101 तरीके ईजाद कर रहे हैं आपको डराने के। ये रेप इसलिए इतनी गंदगी से कर रहे हैं ताकि आप डर जाएं, आप डर के घरों में बैठ जाएं। ये यूएपीए इसलिए लगा रहे हैं, ये एनएसए इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप डर जाएं, आप आवाज़ ना उठाएं। तो ये अब आपके ऊपर बात है कि आप डरते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए तो आप यकीन करिए आप मर गए। और हम तो एक जन्म वाले हैं, हम कल भी मरेंगे, हम आज भी मरेंगे। और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो मौत, इतनी बड़ी मौत कैसे बिना मर्जी के हो जाएगी? तो अगर हमारी मौत होगी तो हम मरेंगे, चाहे अगर हमारी अल्लाह ने मौत आरएसएस के हाथों लिखी है तो आप यकीन करिए हम आरएसएस के हाथों ही मारे जाएंगे। लेकिन आप डरिए मत, आप डरिए मत, आप हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जिस तरह ये यूट्यूबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जितने यूट्यूब चैनल हैं या जितने अच्छे अच्छे फेसबुक पेज हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करिए। आप अपनी वीडियो बनाइए, अगर आप बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं, कोई पक्ष रख सकते हैं, कोई जुल्म आपको नज़र आता है तो आप उनको सेंड करिए, वो चलाएंगे। क्योंकि इस वक्त भारत को सबकी ज़रूरत है, हर घर से कुर्बानी चाहिए इस वक्त भारत को बचाने के लिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम इस आरएसएस को प्लस बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में इलेक्शन है, इनको मज़ा चखाइए, कमल को कीचड़ में घुसाइए। यूपी में इलेक्शन है, इनको लात मार के बाहर करिए, इन्हें भेजिए कि योगियों तुम्हारा जो मठ है, तुम्हारी जगह मठ है, पार्लियामेंट में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मठ में जाना चाहिए, तुम मठ में जाओ। बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ पर इनको मजा चखाइए कि वहाँ पर ममता जी की सरकार है, वहाँ पर ममता की ही सरकार रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर आकर सोचना होगा। मैं पहले ही कह चुकी कि जो ओबीसी, जो 95% ओबीसी हिंदू इस खुशफहमी में है कि हाँ हम हिंदू हैं और हिंदू का झंडा लेके चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलती पे हैं। आप हिंदू नहीं हैं, आप शूद्र हैं। आपको ब्राह्मण यूज़ कर रहे हैं, आपको आरएसएस वाले यूज़ कर रहे हैं। आपके हाथ में
तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा के कह दिया जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ दलितों को मारो, और आप बेवकूफ़ अपने नौजवानों को 16-16 साल के बच्चों को लड़ने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए उतार देते हैं। कोई पंडित देखा आपने सड़क पे मारते पीटते? कभी देखा कोई ब्राह्मण मार रहा है, कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है? नहीं देखा ना। इनके बच्चे इंग्लैंड, पेरिस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अल्लम यहाँ पढ़ते हैं। आपके बच्चे तो सही से गवर्नमेंट स्कूलों में पहुंचने लायक नहीं है, वहाँ का एंट्रांस तक क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। एजुकेशन ये वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए एजुकेशन इन्होंने ख़त्म कर दिए, व्हाट्सअप एजेंडा लेकर आए कि आप भाई फीस भी देते रहो और व्हाट्सअप से पढ़ते भी रहो। और फिर इन्होंने प्लान बना लिया है आरएसएस ने कि ये पूरे के पूरे अपने स्कूल चलाएंगे और महल्लों में खोलेंगे, जहाँ पर ये टोटल अपना एजेंडा चलाएंगे। तो आपको इन सबको समझना होगा। 6वीं 7वीं 8वीं का सिलेबस ये चेंज कर चुके हैं, सारा इतिहास ये बदलने के मूड में है, सारे फ्रीडम फाइटर को ये निकाल चुके हैं, सिर्फ ये सावरकर और गॉडसे को प्रमोट कर रहे हैं। और गॉडसे सावरकर कौन था ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। भारत का इतिहास का पहला आतंकवादी जो घोषित हुआ वो गॉडसे था। और सावरकर कौन था? सावरकर वही था जो कहता था कि जिस तरह यहूदियों को हिटलर ने मारा, हमें भारत में मुसलमानों को इसी तरह मारना चाहिए। आपने देखा इनके हौसले कितने बढ़ चुके हैं। संबित पात्रा को आपने देखा किस तरह मीडिया मॉब लिंचिंग करी गई, राजीव त्यागी साहब की किस तरह करी गई, किस तरह उनको मारा गया, स्टूडियो में बुलाकर प्री प्लान मारा गया, सब चुप, उनके तिलक पे उंगली। जबकि राजीव त्यागी भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जुर्म क्या था? वो आरएसएस में नहीं थे, वो बीजेपी में नहीं थे, वो कांग्रेस में थे। यानी कि जो ब्राह्मण बीजेपी और आरएसएस में होगा वो हिंदू कहलाएगा, वो सनातन धर्म का परचम लेकर ऊपर जाएगा, वो आतंकवाद का परचम लेकर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कोई कांग्रेस में होगा, समाजवादी में होगा, मीम पार्टी में होगा, जितना भी होगा, दूसरी पार्टीज में होगा, तो वो ना तो हिंदू माना जाएगा ना इंसान माना जाएगा। तो संबित पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा को आपने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इसने एक इंसान की जान ले ली, कत्ल कर दिया। जयचंद 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 बोलता रहा। जयचंद, मैंने आपको बताया था कि जयचंद भारत की तारीख का सबसे बड़ा गद्दार था, जिसने यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य खत्म करा था गद्दारी करके। बिल्कुल ऐसा ही गद्दार था जैसे यहाँ पर सावरकर अंग्रेजों का गद्दार था और अंग्रेजों की मुखबिरी करता था और फ्रीडम फाइटर को फांसी पे चढ़वाता था। तो ये सारी नाजायज़ औलादें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको मार रही हैं। मीडिया भी सेफ नहीं है, वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग हो रही है और बड़े बड़े नेताओं की हो रही है। तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। छोटे से छोटे जुल्म पर बोलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। अगर आप कुछ कहना छोड़ देते हैं तो आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया जाता है, जो छीन लिया गया। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। आप जब भी बोलते हैं ये वाली धारा, वो वाली धारा, पुलिस उठा लेगी, ये उठा लेगी, तो ये आपके साथ डर की राजनीति करी जा रही है। तो आप प्लीज़ डरना छोड़ दीजिए, यूनाइटेड हो जाइए, एक हो जाइए, पूरे भारत को बचाइए, यहाँ के संविधान को बचाइए, क्योंकि ये अशफाकुल्लाह खान का ख्वाब है, ये भगत सिंह का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर के संविधान का भारत है, ये महात्मा गांधी की मेहनत का भारत है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए, तो इन चड्डीधारियों को लात मारिए, इनका भारत नहीं है। इन जाफरानी आतंकवादियों को उखाड़ फेंकिए। आप मुझसे वादा करिए। मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पे आज भी देखिए 12, 13, 14, 15 बज रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी वजह से आती हूँ, आपको अवगत कराती हूँ। कोई भी नया टॉपिक होता है तो मैं जल्दी से आके लाइव पे आपको बताती हूँ कि देखो ये हो रहा है। मेरा कोई किसी से लालच नहीं है, किसी से एक पैसे का मेरा कोई लालच नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी, ना मैं नेता हूँ, ना मैं अभिनेता हूँ, ना मेरी कोई एनजीओ है, ना मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है। हाँ, सारे यूट्यूबर मेरे भाई हैं, चाहे वो दलित समाज से हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, किसी भी समाज से हों, वो सारे मेरे भाई हैं। मैं उनको उसी तरह कोऑपरेट करती हूँ, उसी तरह उनको इंटरव्यूज़ देती हूँ, सारा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा उसमें पर्सनल कोई मुफाद नहीं है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, इसलिए मैं खुराफाती खून हूँ। मुझे दर्द होता है जब जुल्म होता है, मुझे दर्द होता है जब मॉब लिंचिंग होती है, मुझे दर्द होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन फाड़कर फेंका जाता है, मुझे दर्द होता है जब इंसानियत का कत्ल होता है, मुझे दर्द होता है जब चाइना भारत को कब्जाता है, मुझे दर्द होता है जब नेपाल हमारे भारत को अपने नक्शे में शामिल कर लेता है, मुझे दर्द होता है जब पाकिस्तान आंखें दिखाता है, मुझे दर्द होता है जब भूटान जैसा पिद्दी सा मुल्क हमारा पानी रोक लेता है। तो मैं आपकी आवाज़ बन के आपके पास आती हूँ, आपको फैक्ट बताती हूँ
और आपको कहती हूँ जागो भाइयों, जागो जागो, भारत जागो, इसको बचा लो, क्योंकि संविधान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, भारत खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दलित खतरे में है, सरदार खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, ईसाई खतरे में है। सिर्फ सेफ कौन है? यहाँ पर आरएसएस के दल्ले पिल्ले जाफरानी गुंडे सेफ हैं। तो आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल पा रही है, बहुत अटक अटक कर मैं बोल भी रही हूँ, दिमाग भी पता नहीं ऐन गैन फेक ऑफ हो रहा है। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा अकाउंट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को प्रमोट करें, आगे तक पहुँचाएँ और हर घर से एक एमन रिजवी पैदा करें, अपने घर से बनाएँ, आवाज़ें निकालें, उठाएँ हर घर से आवाज़ जुल्म के ख़िलाफ़। अगर मैं कल को मारी जाती हूँ तो कम से कम 1000 एमन रिजवी पैदा होनी चाहिए जो इसी तरह भारत के संविधान के लिए, भारत के हक के लिए, आपके लिए लड़ें और अपनी कुर्बानी दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान।